कि कभी किसी व्यक्ति की बुराई एक दूसरे से नहीं कहनी चाहिए कि ये फलाना आदमी बुरा है, या सही नहीं है, ये फलाना आदमी ऐसे करता है। मतलब किसी की बुराई को लेकर के चुगली नहीं करना चाहिए किसी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बता दें आपको, यदि आप जिसके सामने आप ठीक होना चाहते हो ना, किसी की बात, किसी की बुराई को कह करके कि उसके सामने आप अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हो, वही आदमी आपसे घृणा करने लगता है, ठीक है। जो चुगलखोर होता है ना, राजा की प्रशंसा में दूसरे की बुराई इसलिए करता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, आपके सामने कोई व्यक्ति अच्छा बनने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है, तो भी आपको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति उसकी बुराई कर रहा है हमारी नज़रों में ठीक होने के लिए। तो आप चाहते हुए भी उसका जो चाहता है वो उसके साथ वैसा कर देते हो, क्योंकि वह आपके प्रतिद्वंदी व्यक्ति का या किसी और का जो है वो बुराई आपके सामने रखता है। तो चुगलखोरी जिसके सामने करते हो ना, उसके सामने आप अच्छा बन पाते हो, ना जिसकी करते हो उसकी बन पाते हो। इसीलिए चुगलखोरी दोनों तरफ से घातक है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप किसी की चुगली करते हो ना, तो आप दोनों तरफ से आप मारे जाते हो। जिसके सामने करते हो, सबसे पहले तो वही पहचान जाता है कि चुगलखोर आदमी है। बात समझ में आ गई? सुनिएगा, समझिएगा। क्यों? आप खुद देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आए और कहे कि फलाना आदमी ऐसा है, ये तो ऐसा है, इस तरह से है, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। मेरे पास एक व्यक्ति आता था, तो मैं जब योग क्लास में, ऐसे ही मेरी क्लास चलती थी, तो एक व्यक्ति आता था, तो वो क्या बोली, बड़ा ही पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति था, समझ रहे हैं, वो बड़ा ही राजनीति वाला आदमी था। तो वो आके कहता था कि ये स्त्री बेकार है, ये स्त्री गंदा है, ये स्त्री ये काम करती है, ये पुरुष ऐसा काम करता है, इसका ऐसा व्यवहार है। तो मुझे हमेशा यही कहता था, ठीक है। वो ये बोलता था कि आप इससे संपर्क मत रखना, इससे मत बात करना, इससे ऐसा मत करना। परंतु मेरे सामने तो कभी उसने इस तरह का व्यवहार ही नहीं किया, और उसके अंदर मैंने कभी इस तरह की बात देखी ही नहीं। और वो व्यक्ति मेरे सामने कहता था, तो मैं उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि ये आदमी सही नहीं, मेरे ही सामने वो गिर गया। वो सोचा कि मैं इनके सामने अगर कुछ कहूँगा तो इनकी नज़रों में मैं अच्छा हो जाऊँगा, परंतु वो मेरे सामने ही गिर गया व्यक्ति, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से संपर्क ही धीरे धीरे हटाने लगा, क्योंकि वो आदमी किसी के बारे में अच्छा बोलता ही नहीं था। अब जैसे मान लें आप लोग जितने हो, उसमें से कोई व्यक्ति आया और आप सभी के बारे में बोलने लगा बिना मतलब का कि ये तो ऐसा है, इसका तो ऐसा रहा है, ये तो इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। वो मेरे सामने ऐसे कहता रहता था, तो मैं कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और मुझे यहाँ तक वो कहता था कि आप इससे बात मत करिएगा, मतलब वो तय करेगा कि मैं किससे बात करूँगा और किससे नहीं बात करूँगा। मतलब ऐसी स्थिति उस व्यक्ति के मतलब ने खड़ा कर दिया। तो मेरे समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को बाइकआउट करो, ये अच्छा आदमी नहीं है। अगर आपके सामने ही कोई आकर के और किसी की बुराई करने लगे, तो आपको भी लग जाएगा कि आदमी सही नहीं है, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। और उस आदमी के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि यह आदमी ऐसा ही है, किसी की बात को लेकर, औरतों जैसे औरतें कहीं होती है ना जो ऐसे जिस तरह की चुगलखोर, या पुरुष भी ऐसे बहुत, तो पुरुष उन्हीं से कहीं ज़्यादा था, ये उनसे ज़्यादा कहीं वो चुगलखोरी करता था, इधर का उधर, उधर का उधर, और सबके बारे में बुराई की बात करता था। मैं कभी ऐसा भाव ही नहीं रखता था किसी के प्रति। मैंने उसे ये भी बोल दिया था कि किसी के व्यक्तिगत जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके सामाजिक जीवन से संबंध रखता हूँ। मैंने उसे कह दिया था स्पष्ट रूप से। तब भी वो मेरे सामने ये बातें करता था, और मैं उसे एक बार नहीं, करीब 10 बार ये बात कहा था कि मेरा व्यवहार जो है किसी के व्यक्तिगत जीवन से नहीं है। आप लोगों में से मेरा संबंध आपके व्यक्तिगत जीवन से 0% भी नहीं है। आपके सामाजिक जीवन से मेरा संबंध है, आध्यात्मिक जीवन से मेरा संबंध है, ठीक है। आपके पारिवारिक जीवन से और आपके व्यक्तिगत जीवन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, आपका व्यक्तिगत जीवन को यदि आप सुधारने के लिए कहोगे आप लोग, तो सुधारूंगा,
पारिवारिक जीवन को कहोगे कि आप कोई सलाह दो या ज्ञान दो तो मैं दूंगा, जब पूछोगे तो। नहीं तो आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से मेरा 0% भी संबंध नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट लोगों को कह देता हूँ। मुझे लोग, देखिए, व्यक्ति से व्यक्ति कब कैसे अलग होता है, व्यक्ति से व्यक्ति घृणा कब करता है, जब सामने वाला व्यक्ति उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक बातों से उस व्यक्ति को कट कर देता है। भारत में दुर्भावनाएं कैसे पैदा होती हैं? हमारे देश के लोग जो है सामाजिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए भारत एक नहीं है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी से संबंध बनाते हैं। भाई व्यक्तिगत संबंध, आप किस तरह से व्यक्तिगत जीते हो, हमसे उससे क्या लेना देना। आप घर में कैसे रहते हो, हमें उससे क्या लेना देना। लोग जो है इसी को लेकर के एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। सामाजिक स्थिति इसीलिए भारत में बिगड़ गई है कि देखिए, जब तक, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि जब तक हमारे बीच में सद्भावना और प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक हम व्यक्ति के पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को, पूरा व्यक्तिगत जीवन से संबंध हटा दें। हमारा संबंध किससे होना चाहिए? नोट कर लीजिए इस बात को, ये नारा है। अगर हम किसी से मैत्री रखते हैं तो हमेशा हम रखेंगे उसके आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन से। ठीक है, कि समाज में वो व्यक्ति कैसा है, उसका आध्यात्म लेवल कैसा है, बस हमारा संबंध इसी से होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी गुरु आचार्य के पास आते हो अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को लेकर, तो केवल उन्हीं के पास आना, बाकी और किसी के पास मत जाना। ये भी बात नोट कर लेना, ये भी एक नीति है। और किसी के भी व्यक्तिगत जीवन से किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति कैसा जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, नहीं लेना देना है। कब सो के उठ रहा है, कब जाग रहा है। हाँ, सुधरना चाहता है तो उसे सुधारो, नहीं सुधरना चाहता तो छोड़ दो आप उसको। ठीक है, और मैं सबसे अधिक अभी फोकस इस समय इसलिए करता हूं कि व्यक्तिगत जीवन को पहले आप लोग सही कर लो, सामाजिक जीवन को पहले आप लोग सही कर लो, उससे संबंधित प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि यदि यह बिगड़ा हुआ है तो कभी आप सामाजिक नहीं हो सकते हो, कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते। ठीक है, आजकल सबसे अधिक यदि कहीं बिगड़ा हुआ चीज है, कहीं सबसे कमजोर हमारा अगर पॉइंट कहीं है, हमारे जीवन का सबसे कमजोर अगर कोई बिंदु है तो वह है हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन सबसे कमजोर स्थिति में है। और सामाजिक जीवन की तो कोई बात ही नहीं करता है। बड़े मजे की बात बता दूं आपको, सामाजिक जीवन में कोई आपके हस्तक्षेप नहीं करता है, आध्यात्मिक जीवन की तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, WHO ने, विदेशी संस्थान ने यह स्वास्थ्य रहने का एक परिभाषा गढ़ दिया है कि जो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो संपन्न है वही स्वस्थ है। और हमारे देश में केवल पारिवारिक और सामाजिकता की बात, पारिवारिक और व्यक्तिगत और परिवार की बात की जाती है, सामाजिकता और आध्यात्मिकता को छोड़ दिया जाता है। सोशल, सामाजिक रूप से हम लोग स्वस्थ हैं क्या? बताइए। समाज बहुत बिगड़ा हुआ है। ठीक है, हम सामाजिक रूप से एक है ही नहीं है, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। व्यक्तिगत रूप से हम वैसे ही, हमारा पतन हो चुका है, क्योंकि हमने न आयुर्वेद को जाना है, न योग को जाना है, इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन बहुत काफ़ी पीछे चला गया है। किसी का भी व्यक्तिगत जीवन मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये व्यक्तिगत जीवन है। ठीक है, 3 चर्या जो अगर व्यक्ति की सुधर जाए तो व्यक्तिगत जीवन सही हो जाता है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। ठीक है, ये 3 चर्या जिसकी ठीक हो जाती है उसका व्यक्तिगत जीवन सफल हो जाता है। पारिवारिक जीवन में जो व्यक्ति यम नियमों का पालन करता है उसका पारिवारिक जीवन सफल हो जाता है। सामाजिक जीवन कैसे ठीक होता है? तो जब आप किसी विद्वान के, किसी गुरु के, किसी आचार्य के संपर्क में रहते हो और उसके सलाह पे कोई कार्य करते हो तो आपका सामाजिक जीवन उन्नत होता है। जैसे राम के साथ में वशिष्ठ थे, अर्जुन के साथ में कृष्ण थे। तो हमें अपने साथ में कुछ ऐसे विद्वान और संपन्न व्यक्तियों को साथ लेके चलना चाहिए जिससे कि हम
आगे बढ़ सकें। विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे, ठीक है। विक्रमादित्य कोई अपने बल पे कोई काम नहीं करता था। विक्रमादित्य इतना महान ऐसे ही नहीं हो गया। विक्रमादित्य के को महान बनाने के लिए 9 रत्न थे। शिवाजी को महान बनाने के लिए शिवाजी के सेना में बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े गुरुओं की भूमिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। तब जाकर के सामाजिक स्थिति सुधरती है। जहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे हमारी सोच नहीं काम आती है, वहाँ पे विद्वानों का सहारा लेना चाहिए। हमारे देश में जब से विद्वानों की अवहेलना होने लगी, तब से देश का पतन होने लगा। हर व्यक्ति में हर चीज़ नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। आपके अंदर, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, तो आप उसी में निपुण हो। बात समझ में आ गया है कि नहीं? आप ज्ञान में निपुण नहीं हो, नीति में निपुण नहीं हो आप। उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? नीतिज्ञ, ज्ञानी व्यक्ति अपने साथ में रखना पड़ेगा। यदि समाज में चलना है तो कृष्ण जैसा संगति होनी चाहिए, तब आप समाज में आपकी जीत होगी। अगर दुर्योधन जैसी संगति करोगे तो हार जाओगे। आप देख लो जीवन में, आप एक अच्छे और बुरे की संगति का फर्क देख लो। आप अर्जुन ने कृष्ण जैसे योद्धा का और कृष्ण जैसे ज्ञानी व्यक्ति की संगति किया था, और दुर्योधन ने शकुनी जैसे व्यक्ति की संगति किया था, पतन हो गया। कारण वही है, शकुनी ने क्या सलाह दिया और कृष्ण ने क्या सलाह दिया। विजयी कैसे बनोगे? हथियार न उठा करके पूरी महाभारत का युद्ध करवा दिया जिस व्यक्ति ने। कोई आम इंसान रहा होगा क्या? जिस व्यक्ति ने हथियार नहीं उठाया और पूरे महाभारत में दुश्मनों का सत्यानाश कर दिया, वो कोई आम इंसान रहा होगा? है बताइए। जिसने प्रण ही ले लिया हो कि मैं हथियार ही नहीं उठाऊंगा। आप लोग कभी गौर करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में? हैं? अब उसको सब लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही आता है कि माखन चोर, दही चोर, तो बांसुरी बजाने वाला, गोपियों के बीच में जाने वाला, बस यही जानते हो। साड़ी लेके भागने वाला, बस यही दिखाया गया, यही जानते ही हो। आप ये नहीं जानते हो कि अमेरिका में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, फोटो लगा हुआ है उसके व्हाइट हाउस में। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार पूछा था कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये फोटो क्यों लगा है व्हाइट हाउस में, जानने की कोशिश किया था। तो बोले कि दुनिया का ऐसा योद्धा है ये कि बिना हथियार उठाए, बिना हथियार का युद्ध करवा दिया, और बिना हथियार उठाए लड़ रहा था ये व्यक्ति। ऐसा योद्धा बनना चाहिए, ठीक है। और मदिरा पान नहीं करता। और देखिए अगला है, व्यक्ति को कभी मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, कभी उसके साथ में उसकी बुद्धि नहीं रहती है, कभी होश में नहीं आता है, कभी जो है अच्छे कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है, कभी उसका परिवार सही दिशा में नहीं जा पाता है। कभी जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के जीन से ऐसा जीन निकलता है कि या तो वो सही है, आधा सही है, तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। एक परिवार को मैं जानता हूँ जिसका बाप चोरी चोरी शराब पीता था, ठीक है, और बच्चों को नहीं बताता था, ठीक है। आता था पी करके और शराब पी करके सो जाता था। तो उसके बच्चे पूछते थे कि माँ पापा आते हैं और शराब सो क्यों जाते हैं? छोटे छोटे थे। सबके माँ बाप पापा आते हैं तो उनके साथ खेलते हैं, बात करते हैं। हमारे पापा आते हैं तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए और बच्चों को पता चल गया कि तो शराब पी के आते हैं और इसलिए पिए रहते हैं, हम लोगों के डर से, परिवार के डर से सो जाते हैं। आने वाले समय में जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ ना, पुत्र दोस्तों की संगति में गया तो उसने कहा कि अरे हमारे पापा तो पीते ही हैं यार, क्या जाता है, जब हमारे पापा पीते तो हम भी पी लेते हैं, हम लोगों की तो खानदानी है, ठीक है। तो वो लड़का शुरू कर दिया। माँ घर पी करके गया तो माँ ने पहचाना, बोला अरे
मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा लड़का भी पिएगा। आश्चर्यचकित हो गई माँ। माँ ने डांटा, मारने का प्रयास किया, बोला कि पापा भी तो पीते हैं, तुम उसको उनको क्यों नहीं मारती हो? ठीक है, इसलिए हाँ, हाँ एकदम सही कहा आप, बात सही कह रहे हैं, ऐसे ही समझते हैं। तो कभी देखिए परिवार, अगर मदिरा पान जो है व्यक्ति का हमेशा नाश किया है, ठीक है, मदिरा पान जो है, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वो सब मदिरा पान करके ही होती हैं। अभी पुलिस रिपोर्ट उठा करके देखो, पुलिस रिपोर्ट में यही कही जाती है कि जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने रेप और बलात्कार होते हैं, सब में कारण शराब होता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना शराब किए हुए कह दो कि किसी का मर्डर कर दो तो नहीं कर पाएगा। बिना शराब पिए हुए किसी को कह दो कि जो है तुम किसी का आप बलात्कार करो तो नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ये जो जल्लाद होते हैं ना, जल्लाद से एक जल्लाद था, तो मैं उसको जानता था। तो जल्लाद वो बोलता था कि जब तक मुझे कोई ला के शराब नहीं देगा, ऐसे कैसे पोस्टमार्टम के लिए लाशें पड़ी रहती थी। पीएम करने वाले जो महिलाएं, आजकल महिलाएं भी कर रहे हैं पीएम पोस्टमार्टम, तो वो भी शराब पी के करती हैं। बोलते हैं कि शराब जब तक नहीं पिएंगे तब तक एक भी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं सब, और जब तक चढ़ता नहीं है ना उनका, बोलते हैं कि ऐसे भी नहीं पोस्टमार्टम शुरू करते हैं जब तक पूरा आधा लीटर 1 लीटर पीते नहीं है सब, जब तक नशा नहीं चढ़ता है तब तक एक भी पोस्टमार्टम नहीं करते हैं सब। वो 6 बजे तक पी लेते हैं सब, जितने पीएम करने वाले होते हैं 6 बजे तक पी लेंगे, और जितनी लाशें आ जाए उन सबका पोस्टमार्टम कर देते हैं। और आपको कह दिया जाए कि चलो आप वहाँ पे एक क्लास का पोस्टमार्टम देख लो, तो आप बेहोश हो जाओगे, वहाँ पे भाग जाओगे, आप देख करके ही भाग जाओगे, और कई दिन तक हो सकता है कि बेड पकड़ लो। तो शराब इतना खतरनाक है, कितने परिवार का नाश कर दिया, बताइए, कर दिया कि नहीं कर दिया? कितने परिवार का, एक अभी कुछ दिन पहले एक लड़की एक मिली थी, 26 साल की, 27 साल की है, उसकी नई नई शादी हुई थी, बिहार की है, ठीक है, बता रहा हूँ, बिहार की लड़की है, और उसके बाप ने उसकी शादी में 1 करोड़ रुपया दिया था दहेज। कितना? 1 करोड़ 1 रुपया, कितना? सुन करके आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। वो खुद बताई मुझे कि मेरे पापा ने मेरी शादी में 1 करोड़ 1 रुपया दिया था। वो लड़का कहीं पायलट है, समझ रहे हैं, वो लड़का पायलट है, और आता है तो शराब पी के और गाली देता है उस लड़की को। उस लड़की ने 2 साल 3 साल से परेशान है शादी करके, और अपने घर नहीं बता सकती है, ना उसको छोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने पता नहीं कहाँ से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके उसको दहेज में दिया था। बात समझिए हमारी, कितनी मजबूर है वो लड़की। तो बोली कि आप कोई उपाय बताओ ना कि ये शराब छोड़ दे। ठीक है, तो बोली कि आपने कभी किसी से बात नहीं किया? मैंने कहा कि, वो बोली कि मैं मार भी खाती हूँ, डेली मारपीट, मैं मार खाती हूँ, डेली वो गाली देता है मेरे माँ बाप को। और मैंने कहा कि तो ऐसे क्यों कर रहे हो, छोड़ के चले जाओ, आज दुनिया बदल गई है, फालतू में क्यों मर रहे हो यहाँ पे। बोली कि हमारे माँ बाप की बड़ी तमन्ना थी कि पायलट से शादी करेंगे, ये फलाना वलाना, और ये जो है तो बड़ा इसका नेचर गलत है, ये पार्टी करता रहता है, रात में 1-1 2-2 बजे तक बार में जाता है, वहाँ जाके पीता है। तो मतलब वो बताती थी कि डेली इसका काम है पीना, तो और इसका गलत लोगों से संबंध भी है। तो मैंने कहा कि आप ये फलाना दवा चलाओ, मैंने उसको दवा बताया, दवा देने लगी, फिर भी कुछ हद तक ठीक हुआ, समझ रहे हैं, मैंने बताया तो कुछ हद तक जो है ठीक तो हुआ। तो वह जो है, एक दिन उसका पिता आया, तो बोली, पिता आने वाला था, तो बोली पिता अभी मत आओ, पापा आप मत आओ, अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। वो कहीं नहीं जाती थी, उसको ले ही नहीं जाता था कहीं। वो झूठ मूठ का कहा करती थी कि हम कहीं घूमने जाने वाले, उसका बाप अंदाज से मतलब किसी दिन बिना बताए चला आया। अब संयोग से क्या हुआ कि वह शाम को आया, शाम को देखा तो पी करके, और वो पीते हुए और गाली देते हुए आया, घुसा दरवाजे में। आश्चर्यचकित हो गया उसका बाप, ये सब बता रही थी मुझको।
तो ये घटना मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि पीने वाला जो स्थिति है, जो पीने वाला परिवार होता है या जो उसका शादी होता है, देखिए पीने वाला चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, कभी शादी मत करो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि एक सबसे बड़ा लाइसेंस ये भी रख लेना आप लोग, चाहे कितना करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, उससे शादी मत करना, किसी की लड़की हो। दूसरा, वो कितना भी अरबपति हो, कितना भी अच्छा बड़ा घर हो, गरीब आदमी के यहाँ कर देना ठीक है, ठीक। वो अच्छा इंसान हो, उसके यहाँ शादी कर देना अपने लड़के की, ठीक है। तो मैंने देखा, तो इसीलिए जो है कभी भी जो है इन सब से बड़ा बच के रहना। और तो कभी पीने वाले घर में कभी खुशी और कभी जो है मतलब सुखी परिवार नहीं रहता है, हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, ठीक है। और इसमें बहुत बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि इसका त्याग करो। पांडव जो थे और